तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बहुत ही बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि आज संसद में अपनी आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर जो एक्ट है उसको लेकर कोड बहुत सारे बदलाव संशोधन के प्रस्ताव रखे गए हैं संसद में, होम मिनिस्टर अमित शाह के जरिए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं। बहुत सारी धाराएं हैं, 500 से ज़्यादा सेक्शन हैं। कुछ सेक्शन को हटाए जा रहे हैं, कुछ नए सेक्शन जोड़े जा रहे हैं। जैसे एक जिसको लेकर अभी पिछले काफ़ी वक्त से बहस चल रही थी कि देशद्रोह राजद्रोह का जो धारा है अंग्रेज़ों के टाइम में था वो अभी तक क्यों है, उसको हटाना चाहिए कि नहीं। सरकार ने फैसला किया है, एक प्रस्ताव रखा है कि अब राजद्रोह का मामला हटा दिया जाएगा। इसके अलावा केसेस की कितनी जल्दी सुनवाई हो, कब तक पुलिस को उस मामले की जांच करनी है, कब कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। किसी शख्स को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो फ़ौरन उसके घर वालों को खबर देनी है, उसकी गिरफ्तारी की सूचना देनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बहुत ही डिटेल में है। तो एक बार चूँकि अभी आज ही की बात है, ये पूरी डिटेल में एक बार सारी चीज़ें सामने आ जाए तो इसकी अच्छाई और बुराई क्या है मैं कोशिश करूँगा मंडे को आपके सामने डिटेल में रखूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी हर क्राइम रिपोर्टर या हर क्राइम से जुड़ी हुई चीज़ें सुनने वालों के लिए उसकी जानकारी रखना भी ज़रूरी है। इससे जनरल नॉलेज भी बढ़ती है। जैसे जनरल नॉलेज हम लोग, मैं तो अपने दफ्तर की ही बात करता हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। अब क्राइम रिपोर्टिंग में एक दो शब्द तो ऐसे हैं जो बार बार आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस, हम सब पुलिस की बात करते हैं क्योंकि क्राइम है तो पुलिस है, मुजरिम जहाँ होगी पुलिस भी होगी। ये पुलिस नाम क्यों पड़ा, पुलिस का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सारी जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जो सब होती है। पब्लिक ऑफिसर, लीगल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इमरजेंसीज। पब्लिक ऑफिसर लीगल इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल इमरजेंसीज, POLICE यानी पुलिस। P फॉर पब्लिक, O फॉर ऑफिसर, L फॉर लीगल, I फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड C फॉर क्रिमिनल इमरजेंसीज। तो ऐसी जब भी चीज़ें आती हैं वहाँ पुलिस आती है। उसी तरीके से तब हम सभी पुलिस करते रहते हैं। ये असल में पुलिस का फुल फॉर्म है। अब आर्मी, फौज, सेना, आर्मी का भी कुछ फुल फॉर्म होगा तो आर्मी का भी फुल फॉर्म होता है और उससे ARMY से बना है। A फॉर अलर्ट, R फॉर रेगुलर, M फॉर मोबिलिटी और Y फॉर यंग। तो अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी, यंग, ये आर्मी का फुल फॉर्म है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्राइम की दुनिया में। सिर्फ खूंखार ख़तरनाक चीज़ें नहीं होती, बड़ी दिलचस्प चीज़ें भी होती हैं। तो कोशिश करूँगा आने वाले वक्त में आपको क्राइम के दिलचस्प, खूंखार और खौफनाक, उससे हटकर हल्के फुल्के अंदाज वाले जो क्राइम और उसके साथ जो कॉमेडी होती है वो भी आपको सुनाऊँ। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया थे देवराज एक कारपेंटर। पत्नी के अलावा परिवार में उनके 5 बच्चे, 4 बेटियां और 1 बेटा। अब चूंकि वो एक कारपेंटर, 4 बेटियां, बेटा, जिम्मेदारी बड़ी थी, फिर भी उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो। देवराज ने अपनी तमाम बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। अब इन 5 बच्चों में जो सबसे बड़ी थी उसका नाम था अर्चना धीमान। पिता का नाम देवराज धीमान। तो 5 बच्चों में अर्चना सबसे बड़ी। धीरे धीरे वक्त बीता, उसने स्कूल किया, फिर कॉलेज। दिखने में खूबसूरत, घर की जिम्मेदारी का एहसास। अब उसने कहा कि वो, उसके पिता ने बहुत कुछ किया, वो अब अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी और इसके लिए उसने खूब मेहनत की। इसके बाद 12th करने के बाद उसने एविएशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी की और फिर एविएशन इंडस्ट्री को जोड़ा, उसमें जुड़ी। कुछ वक्त के बाद उसको एक बेहतरीन नौकरी मिली। दुबई बेस्ड एक नामी एयरलाइंस कंपनी में वो एयर होस्टेस बन गई। अब वो दुबई में थी, एयर होस्टेस बन गई, ठीक ठाक सैलरी थी, घर वाले भी खुश और अब वो घर वालों की मदद करने लगी। अर्चना ने एक वादा किया था खुद से और परिवार से कि जब तक उसके सारे भाई बहन
सेटल नहीं हो जाते अपनी अपनी लाइफ में, तब तक वो शादी नहीं करेगी और अपने घर वालों की जिम्मेदारी पूरी करेगी। अब अर्चना दुबई में थी। इधर बाकी बहनें भी बड़ी हो गई, कुछ अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी एक और बहन की भी ठीक ठाक नौकरी लग गई। परिवार खुश था। अब घर वालों ने भी अर्चना से कहा कि तुम्हारी जो कसम थी लगभग परिवार सेट है। तो अब अर्चना की वजह से पूरा परिवार खुश था, खुशहाल था। अर्चना की उम्र भी अब 26 साल हो चुकी थी। घर वालों को अपनी बेटी की शादी की भी फिक्र थी। उन्होंने कहा कोई अच्छा लड़का देखो और घर बसा लो। अर्चना को भी लगा कि अब सभी भाई बहन ठीक हैं, फाइनेंशियली भी सब ठीक है। उसकी एक और बहन भी बेंगलोर में जाकर नौकरी कर रही थी। इसी दौरान 2022 जून जुलाई का महीना, एक डेटिंग ऐप पर अर्चना की मुलाकात आदेश नाम के एक नौजवान से होती है। आदेश केरल का रहने वाला, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और बेंगलुरु में एक अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट पर वो रहा करता था। अर्चना दुबई में एयर होस्टेस, तो उसको फ्लाई करना होता था। कई बार इंडिया भी आती, कई बार इंटरनेशनल उड़ानों में भी रहती। तो 2022 में डेटिंग ऐप के ज़रिए अर्चना और आदेश की मुलाकात हुई। धीरे धीरे बात हुई, फिर नंबर एक्सचेंज हुए। अमूमन ऐसे ऐप्स के बाद जो होते हैं जब रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। फिर बातचीत के बाद मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 7 महीने हो गए। इस दौरान में चूँकि अब आदेश बेंगलोर में रहता था, तो कई बार अर्चना बेंगलुरु भी आई मिलने के लिए। लेकिन अर्चना इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस थी। उसे लगा वक्त आ गया है, उसकी उम्र भी हो गई है, तो उसे शादी करना चाहिए। और उसे ये भी लगा आदेश एक अच्छा लड़का है, अच्छे परिवार से है, केरल से पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है। तो दोनों इसी तरीके से मिलते रहे। और कुछ वक्त के बाद अब अर्चना ने आदेश से शादी की बात छेड़नी शुरू कर दी। अर्चना और आदेश के इस रिश्ते के बारे में उसकी बहनों को और उसके माँ बाप को भी जानकारी थी। अर्चना ने छुपाई नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 2023 मार्च का महीना, 7 मार्च को अर्चना अचानक बेंगलुरु पहुंचती है। और इस बार बेंगलुरु आने की खबर वो अपने माँ बाप को हिमाचल में नहीं देती है। बेंगलुरु आती है क्योंकि आदेश से उसे मिलना था। बेंगलुरु आई। आदेश जो बेंगलुरु में एक कोरमंगला इलाका है, वहाँ के एक रेणुका रेजिडेंसी के फ्लैट में रहा करता था। ये 4थे माले पर था, 4थी मंजिल। तो इस रेणुका रेजिडेंसी में किराए का जो अपार्टमेंट था उसमें 4th फ्लोर पर आदेश रहा करता था। 7 मार्च 2023 को अर्चना बेंगलुरु पहुंची। उसके बाद दोनों मिले। अर्चना वहीं उसी के फ्लैट में उसके साथ रहने लगी। 10 मार्च की रात आई। 10 मार्च को अर्चना और आदेश पहले मूवी देखने गए। मूवी देखने के बाद दोनों मॉल में गए। मॉल में जाने के बाद उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों घर आए। घर आने के बाद अब दोनों ड्रिंक कर रहे हैं। और ड्रिंक कर रहे हैं इस 4थी मंजिल की अपार्टमेंट की बालकनी में। उनके फ्लैट के साथ बालकनी थी। तभी करीब 12:45 का वक्त होगा। 10 और अब 11 मार्च की रात बदल चुकी है। अचानक 4थे माले से अर्चना नीचे गिर पड़ती है। उसके गिरते ही बदहवास आदेश भागता है, नीचे जाता है। तब तक अर्चना के गिरने की आवाज़ अपार्टमेंट के और भी लोगों ने सुनी। फ़ौरन फ़ोन किया गया इमरजेंसी एक गाड़ी पर। उसको डालकर अर्चना को बेहद गंभीर हालत में पास के ही एक अस्पताल ले जाया जाता है। इधर सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। अर्चना यहाँ बिल्डिंग से गिर चुकी थी। पुलिस ने एक्सीडेंट का केस दर्ज कर लिया था। लेकिन सस्पेंस और रहस्य भी बाकी था। ठीक ऐसे ही जैसे कुकू FM के ऑडियो बुक पर एक स्टोरी है, द अनकवर्ड मिस्ट्री ऑफ स्नेहा फिलिप। स्नेहा फिलिप की ये वो कहानी है जब 9/11 हुआ, उससे ठीक पहले स्नेहा फिलिप गायब हो जाती है। और उसके बाद ये मान लिया जाता है कि स्नेहा फिलिप की मौत भी 9/11 के हमले में हुई है। लेकिन असली सच्चाई क्या है? क्या थी असली सच्चाई? कुकू FM के ऑडियो बुक पर आप सुने द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ स्नेहा फिलिप। कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है।
कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं। इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। अब वहाँ अस्पताल जाने के बाद आदेश फ़ौरन अर्चना के माँ बाप को हिमाचल फ़ोन करता है और कहता है ऐसे ऐसे अर्चना बालकोनी से फिसल कर नीचे गिर गई और घायल है। माँ बाप भी बदहवास। थोड़ी देर के बाद अस्पताल में डॉक्टर अर्चना को डेड डिक्लेयर कर देते हैं, उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस एक्सीडेंट का केस दाखिल करती है। आदेश से पूछताछ होती है। वो बताता है कि हम दोनों का रूटीन आज ये था और शाम को आए, उसके बाद हम ड्रिंक कर रहे थे, बालकनी में थे और अचानक बैलेंस बिगड़ा और अर्चना नीचे गिर गई। पुलिस ने इसको एक्सीडेंट का एक केस मानकर मामला दर्ज कर लिया। इधर जब आदेश ने अर्चना के घर वालों को हिमाचल फ़ोन किया तो पहला तो उनको शौक ये लगा कि पिछले 1-2 दिनों से अर्चना फ़ोन नहीं उठा रही थी। अमूमन ऐसा करती नहीं है, अपनी बहन से वो व्हाट्सएप पे भी और उस पर चैट भी करती है। लेकिन फिर उसने फ़ोन उठाया और उसने कहा मैं बिज़ी थी इसलिए फ़ोन नहीं उठाया, बाकी सब ठीक है। लेकिन उसने अपने घर वालों को ये नहीं बताया कि वो इस वक्त दुबई में नहीं है बल्कि बेंगलुरु में है। माँ बाप यही सोचकर चल रहे थे कि बेंगलुरु में है बेटी, वो दुबई में है लेकिन वो बेंगलुरु में थी। तो अचानक आदेश का फ़ोन जाना और बेंगलुरु में उसका होना और एक्सीडेंट में उसका घायल होना, उनको बड़ा शौक लगा। खैर फैमिली सब बेंगलुरु भागी। अब अर्चना की डेथ हो चुकी थी। पुलिस ने एक एक्सीडेंट का केस दर्ज किया। जो विटनेस थे उन लोगों से पूछताछ की। तभी जैसी फैमिली वहाँ पहुँची तो फैमिली ने पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि इसका मर्डर हुआ है और कातिल कोई और नहीं, आदेश। अब पुलिस को भी लगा ये क्या है, अमूमन लेकिन ऐसे केस में होता है, माँ बाप को शक होता है। तो फिर अर्चना की एक और बहन है, उससे छोटी अंजना। अंजना ने पुलिस को कुछ सबूत दिखाए और बताए। उसने कहा बीच में जब भी व्हाट्सएप चैट होता तो अर्चना ने उसे बता रखा था आदेश के साथ उसके रिश्तों को लेकर और वो बहुत सीरियस थी, उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन फिर अर्चना को लगा कि शायद आदेश उसे चीट कर रहा है, उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है और इसीलिए वो आदेश पर लगातार शादी का दबाव डाल रही थी। शायद आदेश शादी करना नहीं चाहता था और अर्चना अब उसको धमकी दे रही थी कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है और अगर तुमने मुझे डिच किया, मुझसे शादी नहीं की तो फिर शोषण का इल्ज़ाम लगाकर पुलिस में तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे। और शायद इसी बात से आदेश डर गया और उसने अर्चना को रास्ते से हटा दिया। अब जब माँ बाप ने ये कंप्लेन दिखाई, खासतौर पर माँ ने FIR, तो पुलिस को FIR दर्ज करना पड़ा। आदेश को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू हुई। अरेस्ट अभी नहीं किया है लेकिन चूंकि सस्पेक्ट था, माँ बाप ने इसको कहा था कि कत्ल है। अब पुलिस इस मामले से भी जांच कर रही है इस केस की, किया है एक्सीडेंट है या आदेश ने शादी से इनकार कर दिया तो अर्चना ने जंप मारा और ये खुदकुशी है, और या फिर आदेश ने इसको ऊपर से धक्का दिया या मर्डर करने के बाद धक्का दिया, यानी पहले फेंका तो फेंकने की वजह से मर गई, या उसको पहले मारा और उसके बाद लाश नीचे फेंकी। अब ये सारे एंगल पुलिस के पास, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पहला मामला यही था कि एक्सीडेंटल केस है। फिर जब ये पुलिस को लगा तो उन्होंने सुसाइड के पहलू से जांच की, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे पता चले कि इस तरह से वो अपसेट थी अर्चना। अब तीसरा बचता है, क्या ये मर्डर है? और मौत, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यही था कि मौत ज़्यादा खून बहने से और सर में चोट लगने से हुई है। तो पुलिस ने जब ये पूरी तफ्तीश की तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें सामने आई। उसमें एक कि हाँ, जो बातें अर्चना की बहन अंजना ने कही कि शायद वो डिच कर रहा था और उसकी एक और गर्लफ्रेंड थी और ये बात
अर्चना को पता चल गई और उसको शादी के लिए फोर्स कर रही थी और वो लगातार शादी टाल रहा था। फिर धीरे धीरे जब उसने उसको धमकी दी तो वो घबरा गया। उसे लगा कि अगर इसने केस कर दिया या कुछ किया तो बहुत कुछ हो सकता है। तो पुलिस ने अब जीरो इन किया आदेश पर। आदेश पहले इनकार करता रहा, लेकिन वो भी चूंकि पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पढ़े लिखे परिवार से था। आखिरकार वो पुलिस के आगे टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया बकौल बेंगलुरु पुलिस। बेंगलुरु पुलिस का ये क्लेम है कि आदेश ने यह कहा कि ये बात सच है कि वो दोनों प्यार करते थे और अर्चना उससे लगातार शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन वो अभी कुछ वक्त ख़रीदना चाहता था, मतलब कुछ और वक्त के लिए इसको टालना चाहता था। लेकिन फिर अर्चना को ये डाउट होने लगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ और है, कोई और है, और उस पर लड़ाई झगड़ा अक्सर होता है। जो पुलिस ने पुराने सारे कॉल डिटेल निकाले उसमें भी ये था। इन दोनों के मैसेजेस में बहुत बार लड़ाई झगड़े हुए थे। तो ये तो इस्टेब्लिश हो गया था कि दोनों लड़ते थे। तो फिर इसी लड़ाई झगड़े की वजह से उसने कहा कि 10 और 11 मार्च की रात दोनों शाम तक ठीक थे, मॉल गए, पिक्चर देखी, खाना खाया, घर पर आए, फिर दोनों ड्रिंक कर रहे थे और अर्चना को नेक्स्ट डे वापस दुबई जाना था और ये फाइनल करने के लिए आई थी कि उसे शादी इस बार डेट बताए और शादी करना ही करना है। और उसी बात पर फिर झगड़ा शुरू हुआ तो फिर आदेश के मुताबिक अर्चना बहुत भड़की। फिर दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगे। उसने कहा फिर मुझे भी गुस्सा आया और मैंने अर्चना को ऊपर से नीचे धक्का दे दिया। लगभग वैसे ही जैसे एक फिल्म आई थी बाजीगर, शाहरुख खान की, देखी होगी आप में से बहुत सारे लोगों ने। तो कुछ वैसा ही सीन था बतौर बेंगलुरु पुलिस। धक्का देने के बाद उसे एहसास हुआ, लेकिन उसे लगा कि बहुत सारी जगहों पे देखा है एक्सीडेंट भी हो सकता है, बालकोनी की हाइट उतनी नहीं। उसके बाद वो भाग कर नीचे जाता है, नीचे जाकर फिर अस्पताल भी ले जाता ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन साथ साथ उसे ये भी यकीन है कि 4 माले से गिरने के बाद बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ना वो इस तरह से होश में होगी कि बयान दे सकती है। तो उसने एक ऐसा कत्ल किया जिसको एक एक्सीडेंट का रूप दे सके। आदेश के इकबाल जुर्म के बाद पुलिस ने एक्सीडेंटल केस के FIR को बदला, 302 उसमें ऐड किया, यानी कि अर्चना का कत्ल हुआ था और उसी 302 के तहत आदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद उसे जेल भेजा गया। फ़िलहाल वो जेल में है, क्योंकि अभी इस बात को 5 महीने हुए हैं और अब ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में आगे क्या होता है, इसमें जब भी कोई अपडेट होगा आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, लेकिन उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मोहम्मद शाहबाज, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शाहबाज। शीतल चौधरी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शीतल जी। और रोनित चौधरी ने भेजा है। इसके अलावा रूपा जायसवाल का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रूपा जी। और ये सुधीर कुमार ने भेजा है। आक्स, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आक्स। और ये एजाज लखनऊ से इन्होंने भेजा है। साथ ही सिद्रा हुसैन, थैंक यू सो मच सिद्रा। और इन्होंने एक सवाल पूछा है। सवाल ये है कि एक परिवार में 3 लोग हैं, दादा, बेटा और पोता। अब पोते के माँ बाप की मौत हो जाती है, सिर्फ अब जिंदा हैं दादा और पोता। तो जो प्रॉपर्टी है वो क्या पोते के हिस्से में आएगा? इधर दादा जिंदा है, या फिर दादा किसी और को भी दे सकते हैं। तो इतनी गहराई में तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, अगर दादा जिंदा है वसीयत करने के लिए, तो फिर दादा जिसको चाहे अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं, अपनी वसीयत दे सकते हैं। अब ये दादा की मर्जी है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पोता है तो वो सारी चीज़ें पोते को दे दे। ये अपनी सारी चीज़ें देना एक जिंदा शख्स का राइट है कि वो किसे देता है। हाँ, अगर अचानक दादा की मौत हो जाए और उन्होंने वसीयत ना लिखी हो, तो ऐसी सूरत में जो सबसे नियरेस्ट होता है, तो मुझे लगता है पोता शायद वो हकदार होगा। AB राजभंस, इन्होंने आज की जो कहानी आपको सुनाई एयर होस्टेस की, थैंक यू सो मच RB राजभंस जी, आपने ये भेजा था। मोहम्मद हाशिम, थैंक यू सो मच, आपका भी एक कहानी की भी फरमाइश की है। दिनेश देसाई, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। मार्टिना मल्होत्रा जी, सॉरी सो मच, कल आपका नाम गलत ले लिया था। इनके बेटे असल में ध्रुव का जन्मदिन था, तो चलो इसी बहाने हैप्पी बर्थडे अगेन ध्रुव। और मैंने इनका नाम गलत लिया था, तो इनका असली नाम है मार्टिना मल्होत्रा। मुझे लगता है अब ध्रुव नाराज़ नहीं होगा। सपना सोनी कोयम्बटूर से, थैंक यू सो मच आपका। महेश राठौड़, थैंक यू सो मच आपका भी।
तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मजे लें। तो आज कहानी में इतनी ही। अब मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।